हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 12 के लिए 2024 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर के फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। इस सेट में 1 से लेकर 31 क्वेश्चन तक, फर्स्ट 31 तक का डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें टोटल पेपर में 70 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनमें से किन्हीं 35 का ही जवाब देना होता है। यानी 35 का आप जवाब दे सकते हैं प्रत्येक एक नंबर के लिए, जो कुल मिलाकर 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है ना। ऑब्जेक्टिव आपका एक नंबर का 35 क्वेश्चंस होते हैं 35 नंबर के लिए। शॉर्ट में आपको 20 में से 10 का जवाब देना होता है, 2 के लिए 20 नंबर के लिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में प्रत्येक 6 में से 3 का जवाब देना होता है, प्रत्येक 5 के लिए 15 नंबर के लिए। तो 70 नंबर की थ्योरी पेपर होती है। इसमें हम लोग अभी इस 35 नंबर के सेक्शन जो ऑब्जेक्टिव का, इसके लिए बात करेंगे, सॉल्यूशन जानेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर का फर्स्ट सेट आज हम लोग कर रहे हैं, जो एक से लेकर 31 क्वेश्चन तक का है। हमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव एक सदिश होती है जिसकी दिशा किधर होती है। इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का पेयर होता है, एक निश्चित डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। जैसे -q और +q सेपरेटेड है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2l कहते हैं, जिसको डायपोल लेंथ कहते हैं। ये माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसका डायपोल मोमेंट साउथ इन नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है p, 1 ऑफ द चार्ज इंटू डायपोल लेंथ। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, वेक्टर p इसको q और वेक्टर 2l देंगे। 2l जो डायपोल लेंथ है, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट वेक्टर भी ये ऋण से धनावेश की तरफ होगा, अर्थात फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूनिट पूछ रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन फार्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, फोर्स के लिए न्यूटन डालेंगे और चार्ज के लिए कूलम डालेंगे। इसका एक्चुअल यूनिट न्यूटन प्रति कूलम होना चाहिए, है ना। अर्थात इसका आंसर होगा ए, इंग्लिश में भी ए मारेंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। एक कूलम में आवेश की संख्या कितनी। हमें मालूम है कि चार्ज का फॉर्मूला Q = N होता है, जहाँ पर E इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इसको चार्ज बोलते हैं, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ से हमें एक चार्ज की वैल्यू 1 कूलम दी गई है, तो संख्या निकालने कितने होंगे। तो 1/, हम लोग N की जगह पर Q/E डालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे N कूलम के लिए 1 कूलम डाल दें, और यहाँ पर 1.6 × 10 का पावर -19 कूलम डाल दें, तो हमारा कितना आता है 0.625, और 10 पावर -19 ऊपर जाता है तो 10 पावर 19 होगा। SI के अनुसार, SI के नियमों के अनुसार 10 के पावर के बगल में जो संख्या होगी उसमें डिसमल के पहले 0 नहीं होगा, एक सिंगल डिजिट होगा, इसलिए डिसमल को एक स्थान दाहिने खिसकाएंगे तो 6.25 कैसे आएगा। 10 के पावर 19 से एक 10 निकाल के यहाँ गुना कर दिया तो 6.25 आ गया, और वैल्यू आई 10 पावर 18। इसका मतलब एक कूलम चार्ज में 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस चीज़ को ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन पर, जहाँ पर K की वैल्यू क्या होती। तो हमें मालूम है कि K की वैल्यू किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक के हो सकता है। द परमिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मीडियम कैन बी। हमें मालूम है कि विद्युत रोधी माध्यम अर्थात इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी K = 0 होगी। इसको B पर 0 मार दें हम लोग। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। कहता है एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है।
तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला F/Q होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी भी चार्ज पर एक फोर्स लगता है ना, जो कि चार्ज की नेचर से डिसाइड होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसे वेक्टर F = Q वेक्टर E लिखेंगे, प्लस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफ्लेक्ट्स चार्जेस। इसका मतलब है कि ई फील्ड आवेशों को विक्षेपित मतलब डिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखना है एक्स किरण एनर्जी रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, इसलिए ये संभव नहीं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन संभव नहीं। गामा किरणें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इस पर चार्ज नहीं होता, ये संभव नहीं। अल्फा पार्टिकल ये 2 हीलियम 4 डबल प्लस होता है, डबली आयोनाइज हीलियम न्यूक्लियस को जो अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसका चार्ज Q = +2 ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु आवेश Q को E परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल अभी पहले लिखा हम लोग। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, इसमें फोर्स ऑन चार्ज इज गिवन एज F = QE। विद्युत क्षेत्र E में किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स F = QE लगता है, इसलिए हमारा आंसर होता है 6 का A। अब लोग आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 7 नंबर पर, जहाँ पर L भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है। घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स। सबसे पहले घन का फिगर कैसे खींचेंगे? घन का फिगर इस प्रकार से खींचेंगे। तो यहाँ पर ये जो फेसेस होते हैं, जो कॉर्नर्स एजेस होती हैं, जो किनारे होते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन होते हैं, डॉटेड लाइन से दिया जाता है। इसके सेंटर पर Q चार्ज दिया गया। हमें मालूम है गॉस नियम से किसी भी बंद सतह से बाहर की तरफ निर्गत होने वाला धनावेश के लिए निर्गत होने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स अगर आवेश उस बंद सतह के भीतर हो तो टोटल फ्लक्स phi Q/ε0 होता है। अब किसी भी घन में अर्थात क्यूब में 6 फेसेस होती हैं और सभी का एरिया बराबर होता है, इसलिए प्रत्येक एरिया से प्रत्येक सतह ईच फेस से फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगी 1/6। टोटल फ्लक्स का 1/6 अर्थात Q/6ε0। आंसर हमारा होता है B। अब हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है? गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड। सबसे पहले गोलीय चालक की धारिता 4πε0 इंटू रेडियस होता है। हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तो यहाँ से रेडियस का फार्मूला क्या हो जाएगा? C/4πε0। 1/4πε0 के लिए हमें 9.010⁻9 लिखना है। यूनिट क्या लिखना है यहाँ पर? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। उसके बाद कैपेसिटेंस के लिए यहाँ कितना रखा? 1 माइक्रोफैराड अर्थात 10⁻⁻6 फैराड। यहाँ से कितना आंसर आता है आपका रेडियस का? यहाँ से रेडियस की कितनी वैल्यू आएगी आपको? आप निकाल कर देख लो। 9 और यहाँ 10⁻9 और 10⁻6 है, -6 है, कितना हो जाएगा? 10⁻+3। अब यहाँ पर देखेंगे रेडियस है तो मीटर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे आएगा? तो इसको तो कैसे निकालेंगे? फैराड कितना होता है? अब यहाँ पर देखा जाए तो न्यूटन, यूनिट को ऐसे न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो मीटर को एक न्यूटन के साथ ले लिया, मीटर ले लिया यहाँ पर, नीचे कूलम स्क्वायर। और फैराड क्या होता है? फैराड का यूनिट क्या होता है? कूलम बाई वोल्ट। फैराड का यूनिट क्या होता है?
फार्मूला क्या देखेंगे, Q इक्वल टू सी वी होता है तो C इक्वल टू कूलम Q बाई वी होगा ना। तो यहाँ से कूलम बाई वोल्ट आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कूलम बाई वोल्ट। मीटर कैसे आएगा, तो यहाँ देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर को हम लोग जूल लिखेंगे, है ना। और एक कूलम से एक कूलम कटेगा तो बचेगा कूलम, और ऊपर बचेगा मीटर, और नीचे बचेगा वोल्ट। जूल बाई कूलम वोल्ट होता है, वोल्ट ऊपर लिखें तो वोल्ट से कट जाएगा तो बचेगा मीटर। तो हमारा आंसर होता है 9 इंटू 10⁻³ मीटर, अर्थात आंसर हो गया 9 10⁻³ मीटर को हम किलोमीटर लिख सकते हैं। अर्थात 1 माइक्रोफाराड कैपेसिटर्स वाले गोलीय चालक की रेडियस 9 किलोमीटर होगी। इसको हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर से समझेंगे। यहाँ पर कैपेसिटेंस का फार्मूला 4πε0r होता है, इसलिए रेडियस c/4πε0 लिखेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू 9.010⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर होती है। और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफाराड है, तो 1 माइक्रोफाराड को हम लोग 1 इंटू 10⁻6 फराड लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर 10⁻6 फराड लिख दिया। अब 10⁻+9 10⁻−6 10⁻3 हुआ। इस न्यूटन मीटर स्क्वायर में 1 मीटर और 1 न्यूटन को मिलाया तो, और 1 मीटर को अलग कर दिया, और फराड के जब कूलम बाई वोल्ट लिखा, न्यूटन मीटर जूल बोलेंगे, और नीचे कूलम है, और 1 मीटर बचा 1 वोल्ट बचा। जूल बाई कूलम को वोल्ट बोलते हैं, तो ऊपर का वोल्ट नीचे का वोल्ट से कटेगा तो बचेगा मीटर। 9 इंटू 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर को किलोमीटर लिख सकते हैं, इसलिए 9 किलोमीटर हमारा आंसर होता है। अब आते हैं हम लोग, संधारित्र की धारिता निर्भर होती, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ε0 εr A/d, अर्थात C डिपेंड करता है मीडियम की प्रकृति पर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पर। C डिपेंड करता है प्लेट के एरिया पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है। C डिपेंड करता है इन्वर्सली दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर, अर्थात प्लेट की आकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन हमारा किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये तो εr पर करता है, एरिया पर करता है, 1/d पर करता है, तो εr पर करता है, अर्थात मीडियम की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्लेट एरिया पर डिपेंड करता है, तो प्लेट का एरिया डिपेंड करता है प्लेट के आकार पर, आकृति पर, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, अर्थात ये कटेगा। हमें निकालना है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक ही बचता है आवेश, क्योंकि इस फार्मूला में कहीं भी आवेश नहीं है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन प्लेट्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है, समान धारिता वाले 3 संधारित्रों को पहले समानांतर तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात। गिवन क्या है, सारे कैपेसिटेंस के वैल्यू बराबर है। तो सबसे पहले पूछता है समानांतर, तो समानांतर में पैरेलल में इक्विवेलेंट कितने निकालते हैं हम लोग। पैरेलल में को जोड़ दिया जाता है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3c, और हमको मालूम है कि सीरीज में रेसिप्रोकल सारे कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का जोड़ होता है, 3/c हो गया। तो यहाँ से cs कितना हो गया, c/3। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पैरेलल और श्रेणी, अर्थात पैरेलल और सीरीज का रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर CP/CS लिखेंगे। CP हमारा आया है 3c और CS आया है c/3, तो c/3 करेंगे तो क्या होगा 9/1, c से c जाएगा, अर्थात CP/CS = 9:1। आंसर हमारा कितना होता है A। फिर से ध्यान दें, तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू बराबर है। पैरेलल में जोड़ने पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
सभी कैपेसिटेंस के जोड़ के बराबर, इसलिए C प्लस C प्लस C 3C होगा। लेकिन सीरीज में जोड़ने पर सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सारे कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का जोड़ होता है, इसलिए 1/C 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 3/C होगा। यहाँ पर इसको उलट देंगे तो C/3 आएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन में पहले पैरेलल और देन सीरीज दिया है, इसलिए रेशियो निकालना तो पैरेलल इक्विवेलेंट ऊपर होगा और सीरीज का इक्विवेलेंट नीचे होगा, इसलिए 3C/C/3 लिखेंगे तो 9/1 आएगा, 9:1। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर पर। यहाँ क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर यूनिट ऑफ। निश्चित तौर पर इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, यूनिट लिखना है न्यूटन बाय मीटर। अब हम क्या करते हैं, अपने मन से इसमें वोल्ट बाय मीटर निकालना है, सॉरी यहाँ पर यूनिट आता है ना, न्यूटन बाय कूलम। और हमको निकालना है इसमें कि ये वोल्ट मीटर कैसे आएगा। तो करते हैं, ऊपर नहीं है तो ऊपर में मीटर नीचे मीटर करते हैं। ये न्यूटन और मीटर मिला के जूल होता है और नीचे बचता है कूलम पर मीटर। और हमें पता है कूलम बाय कूलम वोल्ट होता है, फार्मूला V=W/Q से ऊपर में जूल नीचे कूलम डालेंगे तो वोल्ट आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिट कितना आता है, जूल बाय कूलम, जो वोल्ट हो गया बटा में मीटर आएगा, इसलिए वोल्ट पर मीटर यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। इसलिए हम लोग आंसर मारेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड पर, आंसर नंबर C। हम लोग आते हैं यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला ρL/I होता है A, जहाँ पर रो को विशिष्ट प्रतिरोध या इंग्लिश में इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यहाँ से फार्मूला निकाला जाए तो रो कितना हो जाएगा, RA/L। यूनिट निकालना है और R के लिए ओम लिखेंगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे, या नीचे L के लिए मीटर लिखेंगे तो यूनिट ओम मीटर आता है। इसलिए हमारा आंसर होता है रो के लिए ओम मीटर। तो यहाँ पर कितना पर आएगा, D पर आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर जब हम आते हैं तो यहाँ क्या हो गया, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल बिहेव करता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन बिहेव्स लाइक। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक, जिसको हम बोलते हैं अर्धचालक। हमें पता है अर्धचालक की रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध अर्धचालक का अर्थात स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर रो नॉट, जहाँ रो नॉट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेसिस्टिविटी है। जब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला E⁻ℏ/kVT, जहाँ पर Eg एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, और kV बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटती है और टेम्परेचर घटने से रेसिस्टिविटी बढ़ती है। जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन लेंगे तो Eg/kVT ये हो जाएगा इन्फिनिटी, इसलिए रो हो जाएगा इन्फिनिटी, अर्थात ये काम करेगा परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। अब हम लोग क्या काम करेंगे, आते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस रेसिस्टेंस, अभी ऊपर लिखा R=ρL/A। यहाँ से बड़ा फार्मूला कौन आता है, यहाँ पर गलती से E लिखा गया है, ये E नहीं है, ये E की जगह पर रो पढ़ा जाए, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। आंसर इसका ρL/A होता है, इसलिए आंसर होगा A। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर।
जब ताप में वृद्धि हो तो किसी चालक का प्रतिरोध, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। सिंपल सा चीज है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट है, जहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस आर नॉट है। अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, अर्थात थीटा बढ़ने पर आर बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से घटता है ना। जबकि अर्धचालक का उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ने से अर्धचालक की रेसिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटने से बढ़ता है, अर्थात ताप वृद्धि होती है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, मालूम है सबको क्लास 10 से ही। इसका फॉर्मूला VI या V²/R या I²R होता है। इस फॉर्मूला में V और R के फॉर्म में दिया है, तो V और R के फॉर्म में फॉर्मूला हमारा होगा V²/R। तो हम आंसर मारेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R पर, आंसर होगा C। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर पर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है? सिंपल सा चीज़ है, सिंपल वैल्यू है जो सबको याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा C। अब 18 नंबर क्वेश्चन, ये किरचॉफ लॉ का जंक्शन रूल है। ये क्या कहता है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, क्या होता है? ये 0 होता है जंक्शन पर, है ना। सारे करंट का जोड़ेंगे 0 होगा, आउटगोइंग करंट जो होगा वो +I लिखा जाएगा, और जंक्शन की तरफ आते हुए करंट को +I लिखा जाएगा, जंक्शन से जाते हुए करंट को -I लिखा जाएगा। जोड़ेंगे सारे का तो इसको 0 आना चाहिए, इसका 0 शून्य होता है। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहा जाता है, इसको इम्पोर्टेंट रूल है। अब आते हैं, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। देखते हैं यहाँ पर, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र पैदा करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब यह मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो चार्ज के पाथ के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और चार्ज का मोशन जो होता है, चार्ज का मोशन वेक्टर E और वेक्टर B के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में मूव करता है, अर्थात वेक्टर E और B का एंगल 90 डिग्री, E और B का 90 डिग्री, B और B का 90 डिग्री होता है। यहाँ पर सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक मूविंग चार्ज अपने पथ के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और चार्ज की वेलोसिटी की दिशा वेक्टर E और वेक्टर B के क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा में होती है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि E क्रॉस B, है ना, का वेलोसिटी से एंगल कितना होता है, थीटा = 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समान दिशा में है, सेम डायरेक्शन में। ये भी क्वेश्चन पूछी जाती है अलग से, हो सकता है एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन हो नीचे वाला। अब लोग आते हैं 20 नंबर। पर आते हैं, ये पूछता है μ0 और ε0 का मात्रक क्या है। तो कैसे लिखेंगे इसे? μ0/ε0 लिखेंगे तो μ0 का मात्रक क्या होता है? हेनरी पर मीटर, है ना। और ε0 का मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे लिखें? यहाँ पर हमें मालूम है कि 1 हेनरी 1 ओम सेकेंड होता है, तो यहाँ हेनरी की जगह पर यहाँ पर ओम सेकेंड, ये नीचे का मीटर रहेगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर है, तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर में
एक न्यूटन और एक मीटर यहाँ लिख दें, मीटर एक अलग छटका कर लिख दें और नीचे कूलम स्क्वायर लिख दें। तब ये कितना आता है यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, ये ओम बच गया। और कूलम बाई सेकंड को हम लोग बटा एम्पियर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, है ना। और हमको मालूम है V = IR से, और ये जूल है, नीचे कूलम है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओम बटा एम्पियर और जूल बाय कूलम को वोल्ट लिख सकते हैं। और इस फार्मूला से V = IR से V/R = I होता है, अर्थात वोल्ट बाई एम्पियर को ओम लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ओम तो ये रहेगा ही पहले से, अब वोल्ट बटा एम्पियर को हम फिर ओम लिख दें, तो यहाँ से कितना आ गया, ओम स्क्वायर √ तो बाहर निकलने पर ओम आएगा, अर्थात μ0 ε0 का मात्रक होगा ओम। आंसर नंबर बी। हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। एक ही दिशा में जाती हुई दो समानांतर इलेक्ट्रिकल पुंज, 2 पैरेलल इलेक्ट्रिकल बीम्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, क्या करेंगे ये। हमें मालूम है कि दो मूविंग चार्जेस के बीच में क्या होने जाना है, दो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रही हैं, ये क्या करेंगी ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमें मालूम है इसको किस प्रकार से आंसर दिया जाए। सेम चार्जेस जब चार्ज मूव करेंगी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, उस परिस्थिति में क्या होगा, याद है इस 12th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो समान दिशा में दो पैरेलल कंडक्टर से करंट पास किया जाए सेम डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, क्या करेंगे। निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन की अगर बात, करंट की बात होती तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अट्रैक्शन होता, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बीम सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों के करैक्टर सेम है, दोनों एक दूसरे पर पार्शियल लेटर पोजिशन लगाएंगी। तो क्या करेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है ऐसे, दूसरा माइनस इलेक्ट्रॉन है, ये भी मूव कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को, और सेम करैक्टर होने का, नेगेटिव होने का, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और इनका पाथ शुरुआती पैरेलल होने के बाद भी आगे जाकर ये डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज। इसका मतलब है आंसर क्या होगा, रिपेल, विकर्षित करेंगे, इससे अर्थात विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, which one of the following statement is true। देखने से क्या लगता है, ये एक्चुअली फार्मूला है टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है ये फार्मूला क्या होता है, टाउ = m×b, ये फार्मूला है। यहाँ से हमारा आंसर होता है बी नंबर, 22 नंबर के लिए आंसर। अब हम लोग आते हैं अगले चरण में, क्वेश्चन नंबर 23 में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र B हो गया, क्षैतिज घटक का फार्मूला B × cos डेल्टा होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक का फार्मूला ये BH हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक BV, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, ये B sin डेल्टा होता है, जहाँ डेल्टा को हम लोग डिप बोलते हैं। तो इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर का वैल्यू 0 डिग्री होता है, और पोल ध्रुवों पर, चुंबकीय ध्रुवों पर
ये डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड उदग्र घटक को वर्टिकल कंपोनेंट को 0 होने के लिए साइन डेल्टा 0 होना चाहिए। और साइन डेल्टा 0 कब होगा, जब डेल्टा 0 होगा अर्थात इक्वेटर पर, इसको हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय विषुवत रेखा पर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर, जिसको चुंबकीय निरक्ष हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में मैग्नेटिक इक्वेटर कहा जाता है। सीधा सा सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु है, मोस्ट सुटेबल एलिमेंट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन। कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जब हम लोग एक सॉफ्ट आयरन के कोर पर जब हम लोग एक कॉइल लपेटते हैं और करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटाइज, जिसके चलते सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करेंगे तुरंत ये डीमैग्नेटाइज और चुंबकित हो जाएगा, और करंट देते ही पास करते हैं पुनः चुंबकित हो जाएगा, अर्थात इसकी चुंबकन और अचुंबकन अर्थात मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन क्विक होती है। इसलिए नरम लोहा का इस्तेमाल विद्युत चुंबक बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है। जब तक विद्युत धारा है तब तक इससे होकर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। विद्युत धारा स्विच ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तुरंत निकल जाना चाहिए। इसलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल होता था। सॉफ्ट आयरन का यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए किया जाता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, परमानेंट मैग्नेट के लिए तो यहाँ पर स्टील का उपयोग किया जाता है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता। ये थोड़ा अधिक होता है यहाँ पर, अर्थात मोर देन वन स्लाइट। इसका आंसर होगा बी। मालूम है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का चुंबकित होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है ना। जबकि अगर डायमैग्नेटिक होता, अनुचुंबकीय होता, तो लेस देन 1 लिखते, स्लाइट लेस देन 1 लिखते, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है बाहरी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, पार्शियली रिपेल होता है। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन स्लाइटली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेट की तरफ। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, उदासीन बिंदुओं पर। उदासीन बिंदु का मतलब जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B0 हो। यह कहाँ होता है, जहाँ पर अर्थ फील्ड B, अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड BH और किसी मैग्नेट का B बराबर हो एक दूसरे के और उल्टी दिशा में हो, तो दोनों का सम B प्लस BH 0 होने के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, जहाँ पर कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं होता, जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है, इसलिए आंसर होगा B = 0। ये आंसर नंबर डी। तो हम आते अगले क्वेश्चन पर, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। यह EMI चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का पार्ट है, जहाँ पर लेंज लॉ आप पढ़े हैं कि जब किसी कॉइल से या मेटल से के ब्लॉक से हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बदलती हुई चुंबकीय फ्लक्स बदलते हैं, तो उसमें फ्लक्स के बदलाव के विरुद्ध अगेंस्ट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक EMF और करंट जनरेट होता है, जो कि बदलाव का, चेंज का विरोध करता है ना। और ये टोटली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, टोटली एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, इसलिए आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, सर्टेनली एनर्जी।
हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रेरकत्व का मात्रक है, यूनिट ऑफ इंडक्शन इज, क्या होगा ये, क्या करना चाहिए इसको। प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व किसको बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस में एल के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम के लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए एल, और इसके लिए अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम एम बोलते हैं। एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इसका हिंदी होता है स्वप्रेरकत्व, और एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका हिंदी होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। प्रेरकत्व इसका यूनिट होता है हेनरी, जिसको हम लोग ओम सेकेंड कहते हैं, अभी पहले लिखा भी है ओम सेकेंड, जहाँ पर इसको हम लोग ओम सेकेंड लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ओम सेकेंड के लिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। तो हम लोग आते हैं 29 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हमने पहले से एल, आर और सी की बीमा सूत्र लिख रखा है। अब हमें देखना है कि एल बटा आर की बीमा इनमें से किसके जैसा होती है। तो आंसर तो इसका निकलेगा अंडर रूट एल सी, है ना। कैसे देखते हैं, सबसे पहले एल बाई आर निकालते हैं। तो सबसे एल बाई आर निकालते हैं, तो एल बटा आर करते हैं। एल का दिया है यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू। उसके बाद आर का हम लोग निकाल रखे हैं यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस टू। यहाँ से अब देखो क्या आता है, यहाँ पर यहाँ ऊपर में 1 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1। नीचे का m ऊपर जाएगा तो -1 होता है, यहाँ पर 1 माइनस 1। यहाँ पे l का पावर 2 है, ये नीचे पे l का पावर 2 है, तो ऊपर का +2 रहेगा, नीचे का ऊपर जाएगा तो -2 होगा। ऊपर में t का पावर -2 है और नीचे भी -3 है, तो यहाँ क्या ऊपर का -2 तो रहेगा, नीचे का -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा। और यहाँ पर एम्पियर का पावर -2 है और नीचे भी -2 है, तो ऊपर का तो -2 रहेगा, नीचे का जाएगा तो +2 होगा। कितना बचा, m पावर 0 हो गया, l पावर 0 हो गया, t पावर 1 हो गया और a पावर 0 हो गया, अर्थात l बटा r का आया t। तो l बटा r का यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला t आया। अब हम लोग को देखना है एल सी कैसे आता है, देखते हैं यहाँ पर फिर। तो यहाँ से देखते हैं एल सी, तो एल के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -2, और सी के लिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे एम पावर -1 एल का पावर -2 टी का पावर +4 ए का पावर +2, सभी ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे। अब यहाँ क्या आंसर आएगा एल सी, ध्यान दीजिए m का पावर 1 है, -1 है, तो जोड़ेंगे तो पावर 0, l का पावर स्क्वायर l का पावर -2 तो जोड़ेंगे तो 0, t का पावर -2 है, t का पावर 4 है, तो -2 + 4 करेंगे। यहाँ पर a का पावर -2 है और यहाँ +2 है तो +2 करेंगे, तो ये भी 0 हो गया। तो कितना आया यहाँ पर m पावर 0 l पावर 0 t पावर 2 और a पावर 0। स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएंगे तो क्या बचेगा t, अर्थात l बटा r का जो डायमेंशन है वह l अंडर रूट एल सी को मैच करता है, इसलिए आंसर होगा हमारा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमेशा ध्यान देना है, ये पूछा गया है अनेकों बार। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I नॉट बराबर 5√2 एम्पियर, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS कितना होगा। द पीक वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिव करंट इज I नॉट 5√2 एम्पियर, यहाँ एम्पियर मिसप्रिंट है। देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट IRMS विल बी। फार्मूला मालूम है सब किसी को, IRMS इक्वल टू पीक करंट I नॉट बटा √2 होता है। तो ऊपर में पीक करंट की वैल्यू I नॉट
5√2 एम्पियर दिया है, नीचे √2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 5 एम्पियर, इसलिए आंसर होता 5 एम्पियर। तो हम मारेंगे ए पर, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर का क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। अगला सेट अगले दिन जारी होगा। यह कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। हमें मालूम है कि श्रेणी या सीरीज में इसको प्रतिबाधा आप बोलते हैं। प्रतिबाधा का इंग्लिश होता है इम्पीडेंस। इसका फॉर्मूला होता है केवल रेसिस्टेंस लगा है और प्रेरकत्व लगा है, अर्थात आरएल सर्किट में प्रतिबाधा का फॉर्मूला Z=R² प्लस XL², दोनों का जोड़ का स्क्वायर रूट, जहाँ XL को बोलते हैं प्रेरकत्व। R की वैल्यू यहाँ R दे रखा है, यहाँ पर 8 ओम, और प्रेरकत्व XL दे रखा 6 ओम। तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम का स्क्वायर जोड़ 6 ओम का स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पर 64 जोड़ 36 ओम स्क्वायर। इसको डालेंगे स्क्वायर रूट के भीतर में, कितना आ गया 100 ओम स्क्वायर। बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 ओम। तो आंसर होता है हमारा बी नंबर। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट जो फिजिक्स के लिए जारी किया गया 2024 के लिए, उसका प्रथम सेट है। 1 से लेकर 31 क्वेश्चन तक का। 32 से लेकर 70 के लिए अगला सेट अगले दिन जारी होगा, वेट करें। अभी तक आपने अगर इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपके पास आता रहे। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी है इस पर हम लोग पूरा 9th 10th का IIT फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन के कोर्सेस करेंगे, 11th 12th के सारे कोर्सेस करेंगे, JEE मेंस नीट के लिए क्वेश्चन करेंगे, और जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए जनरल साइंस के भी क्वेश्चन पेपर्स आने वाले हैं इसमें विद सॉल्यूशंस। जिस प्रकार इसमें सॉल्यूशन बताया गया, इसमें सॉल्यूशन आपके आने वाले हैं। इंतज़ार करें अगले वीडियो का, फिर मिलते हैं अगले दिन।